नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 24 अप्रैल 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। कोट है आज का, माइंड हैज़ नो जेंडर। मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट का ये कोट है। देखो, जब बच्चे का जन्म होता है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उस बच्चे का जो माइंड है ना वो खाली स्लेट की तरह होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, अगर तो वो बच्चा लड़की है तो समाज उसको बोलना स्टार्ट कर देता है कि तुम्हें तो गुड़िया से खेलना चाहिए। अगर लड़का है बच्चा तो उसके हाथ में ट्रक थमा दिया जाता है, कार थमा दी जाती है कि तुम्हें इससे खेलना है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो समाज ना बहुत सारे मिसबिलीफ अटैच करता जाता है। अगर लड़की है तो बोल देता है कि तुम्हें तो शर्माना चाहिए, तुम्हें तो घर का काम आना चाहिए। और लड़का है तो उसके साथ इस प्रकार से मिसबिलीफ ऐड कर दिए जाते हैं, तुम लड़कियों की तरह क्यों रोते हो, जाओ बाहर जाके खेलो, बोल्ड बनो। तो ये सब चीजें कौन करता है? समाज करता है। शुरुआत में तो देखो माइंड का कोई जेंडर था ही नहीं। अब बच्चे को तो जैसा सिखाओगे आप वैसा सीख जाएगा। सदियों तक ना महिलाओं की जो लिमिटेशन है, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ना साइंस में, बहुत लिमिटेड रहा। हम इतिहास में पढ़ते हैं साइंटिस्ट के बारे में, जैसे गैलीलियो, न्यूटन, ये सब लोग हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारे इंडिया की हिस्ट्री में भी, जैसे आर्यभट्ट वगैरह। आपको महिला साइंटिस्ट बहुत कम देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सदियों तक ये बोला गया कि महिलाएं जो हैं बहुत इमोशनल हैं, वो साइंस में ज़्यादा काम नहीं कर सकती। अब इससे उनकी काम करने की जो क्षमता है साइंस में, वो जाहिर तौर पे प्रभावित हुई, उन्हें काम ही नहीं करने दिया। लेकिन जब सोच बदली तो देखो मैडम क्यूरी समेत कितनी बढ़िया बढ़िया महिला साइंटिस्ट आई, उन्होंने बढ़िया काम किया। तो मिसबिलीफ के कारण महिलाएं साइंस में आगे नहीं बढ़ पाई। शुरुआत में तो कोई जेंडर था नहीं माइंड का, लेकिन समाज ने ये मिसबिलीफ, स्टीरियोटाइप अटैच कर दिया कि महिलाएं साइंस के लिए नहीं है, तो इसलिए वो आगे जा ही नहीं पाई। अगर ये मिसबिलीफ नहीं होता तो महिलाएं काम करती साइंस में और बढ़िया करती। समझे? इश्यूज की बात करें तो आज देखो 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल न्यूट्रिशन ट्रांजिशन और कंफर्ट फूड से संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल चुनावों के दौरान एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस से संबंधित है। तीसरा आर्टिकल वर्ल्ड के बड़े लीडर्स कनाडा में इस हफ्ते इकट्ठा होंगे ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। और लास्ट आर्टिकल ज्योतिराव फूले, उनके विचार और उनकी रेलेवेंस इस इश्यू से संबंधित है। तो 4 इश्यूज हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल डाइट ट्रांजिशन से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर 2 के हेल्थ वाले टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बाकी कंट्रीज की तरह इंडिया में भी ना एक बहुत बड़ा न्यूट्रिशन ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो पहले ना हमारे देश में ट्रेडिशनल डाइट्स ज़्यादा कंज्यूम होती थी, जैसे मिलेट्स वगैरह, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे ब्राउन राइस। अब देखो ये जो ट्रेडिशनल डाइट्स थी ना, ये फाइबर में काफ़ी रिच थी। फाइबर्स होते थे इन ट्रेडिशनल डाइट्स में, और ये होल फूड हुआ करते थे। होल फूड कौन से होते हैं? जिनकी ना मिनिमम प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे फूड जिनकी प्रोसेसिंग की आवश्यकता कम से कम है, कोई एडिटिव ऐड करने की आवश्यकता नहीं, या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस ऐड करने की आवश्यकता नहीं, फ्लेवर वगैरह ऐड करने की आवश्यकता नहीं। जितना ज़्यादा हो सके ये होल फूड जो है ना वो अपने नेचुरल स्टेट में रहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको देता हूँ, अनप्रोसेस्ड एनिमल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल अंडे हो गए, फिश हो गए, चिकन हो गया, ब्राउन राइस हो गया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया, ये सब एग्जांपल्स हैं होल फूड के। पॉइंट फिर से आपको क्लियर कर दूं, जो ट्रेडिशनल डाइट्स है ना वो फाइबर में रिच होती हैं, वो होल फूड होती हैं। लेकिन ना अब ट्रांजिशन हो रहा है वेस्टर्न स्टाइल्ड डाइट्स में। जो ये वेस्टर्न स्टाइल्ड डाइट्स होती हैं ना, पास्ता वगैरह, ये देखो कैलोरीज में हाई होती हैं, प्रोसेस्ड डाइट्स होती हैं, ये इनकी प्रोसेसिंग हुई होती है। ऐसी डाइट्स में ना विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब चीजें तो देखो कम होती हैं, लेकिन कैलोरीज, फैट्स, सोल्ट, शुगर और दूसरे प्रिजर्वेटिव्स, ताकि ज़्यादा समय तक इनको संभाल के रखा जा सके, सही स्टेट में रखा जा सके इन खाने को, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं वेस्टर्न स्टाइल डाइट्स में।
अब देखो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, ऐसी डाइट्स की यानी वेस्टर्न स्टाइल डाइट्स की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है। इन्हें नाम दिया जा सकता है जंक फूड। ये वर्ड भी आगे इस्तेमाल होगा HFSS, यानी ऐसा फूड जो फैट, सोल्ट, शुगर इन सब चीजों में हाई है। समझ गए? ये वर्ड आगे आए तो कंफ्यूज मत होइएगा। HFSS यानी ऐसा खाना जो फैट, नमक, शुगर इन सब चीजों में हाई रहता है। देखो साइंटिफिक एविडेंस ये शो करते हैं जो ये जंक फूड होता है ना, ये बॉडी के डिफेंस को कमजोर करता है, इम्यूनिटी को कमजोर करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर जंक फूड्स की वजह से इंक्रीज हो जाता है, वेट गेन होता है और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अक्सर हम देखते हैं जैसे मैगी जैसी कंपनीज हैं, इन जंक फूड को ना कंफर्ट फूड के रूप में पेश करती हैं। 2 मिनट में मैगी कि हाँ यार आसानी से बन जाएगा, ये कंफर्ट फूड है। बट ये कंफर्ट फूड देश की जनता को कितना नुकसान पहुंचा रहा है उसके बारे में जनता अवेयर नहीं है। आप दूसरे एग्जाम्पल देखिए, हाई इन फैट, सोल्ट एंड शुगर के कुकीज, केक, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, ये पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीजें, कैंड फ्रूट्स, फ्रूट जूस नहीं होता, इंडियन स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब वो फूड हैं जो फैट, शुगर एंड सोल्ट में बहुत हाई होते हैं। और देखो कोई सरप्राइज नहीं है, आज के समय में इंडिया में ना लाइफस्टाइल डिजीज का एक एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है। जैसे मोटापा, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर जैसे डिजीज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई है इनकी संख्या। और इसके लिए जो अनहेल्दी डाइट है ना, ये मेजर काज रिस्पॉन्सिबल है। एक रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की, 2023 में पब्लिश हुई थी। इसके अनुसार हमारे देश में मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स जो प्रिवेलेंट है ना, उनकी संख्या काफी हाई है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं? देखो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये ग्रुप ऑफ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी की जो क्षमता है ना फूड से एनर्जी लेने की, फूड से एनर्जी प्रोसेस करने की, वो प्रभावित होती है। मतलब मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर्स में बॉडी जो है फूड से आसानी से एनर्जी नहीं प्रोसेस कर पाता। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर ये है जिसकी वजह से देश की जनता ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रही है, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। टीवी चला के देखिए, इन्हीं सब कंफर्ट फूड की एड आपको मिलेगी टीवी पर, यूट्यूब पर। ये जो कंपनीज हैं दावा करती हैं कि हमारा खाना टेस्टी है, अफोर्डेबल है और यंगर कंज्यूमर्स को ज्यादा टारगेट करती हैं ये कंपनीज। इसी वजह से ना सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया था पूरे भारत में, जिसमें यह सामने आया 93% जो बच्चे हैं वो इन पैकेज्ड फूड को खाते हैं। 68% बच्चों ने एक हफ्ते में कम से कम एक बार ये जो पेप्सी, कोका कोला, ये सब ड्रिंक है ना शुगर वाली, इनको कंज्यूम किया था। कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर किया था। 53% बच्चे ऐसे जिन्होंने दिन में एक बार ऐसा खाना खाया, यानी जंक फूड वाला खाना खाया। और ये जो पैकेज्ड फूड वाली जो इंडस्ट्री है ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। 2011 से लेकर 2021 के बीच में एनुअल ग्रोथ रेट इस इंडस्ट्री की रही 13.37%। 2025-26 आते आते इंडिया की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो $535 बिलियन की हो जाएगी। इस मुद्दे पे ना सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक रूलिंग दी थी कि देखो ऐसा खाना जो देखो पब्लिक हेल्थ के लिए इंजूरियस है, पब्लिक हेल्थ के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो ये तो देखो फिर संविधान का जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, उसको भी खतरे में डालता है ये हार्मफुल खाना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं इन हार्मफुल फूड पर लगाम लगाने के लिए, जैसे ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया, फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की, और पोषण 2.0 स्कीम जो है ये भी सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। इवन देखो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ना गाइडलाइन रिलीज की थी 2020 में। गाइडलाइंस का नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, सेफ फूड एंड बैलेंस डाइट्स फॉर चिल्ड्रन इन स्कूल। इन गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल के अंदर ना ये फूड आइटम्स नहीं बेचे जा सकते जो देखो शुगर, सोल्ट या फैट में हाई हैं, जैसे चिप्स वगैरह।
स्कूल के अंदर मैस है, वहां पे इवन स्कूल के 50 मीटर के दायरे में ये वाले फूड आइटम्स नहीं बेचे जा सकते। अब वो बात अलग है कि इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है इन गाइडलाइंस का। इवन देखो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इन्होंने ना हाल ही में एक हेल्दी ड्रिंक कंपनी को नोटिस जारी किया था कि आप बोलते हो आपकी जो ड्रिंक है वो हेल्दी है, जबकि आपकी जो ड्रिंक है वो शुगर में काफ़ी हाई है, बच्चों की सेहत पर नुकसान डाल सकती है, तो आप अपनी एडवर्टाइजमेंट वापस लीजिए। ऐसा नोटिस नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा हाल ही में एक हेल्दी एनर्जी ड्रिंक कंपनी के खिलाफ जारी किया गया था। लास्ट में राइटर बोलते हैं देखो बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना बाकी भी है। 4 स्ट्रेटेजीज राइटर सजेस्ट करते हैं अपनी तरफ से। सबसे पहली चीज देखो, FSSAI ने ना गाइडलाइंस तो रिलीज की है कि आप स्कूल के अंदर मैस में ऐसे फूड आइटम्स नहीं बेच सकते जैसे चिप्स वगैरह जो फैट, सोल्ट एंड शुगर में हाई हैं। बट देखो ऐसा कोई ना पैमाना नहीं है जिसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये जो फूड आइटम है वो HFSS फूड है या फिर नहीं है। तो आप ना क्लियरली डिफाइन करो कौन कौन से फूड आइटम्स HFSS फूड कैटेगरी में आते हैं। समझ गए? पहली चीज, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है बच्चों को बचाने में कि वो हार्मफुल फूड को ना खाएं। लेकिन ना कई बार ये जो बॉडी है ना नोटिस इशू कर देती है, इसकी बात को कोई मानता नहीं है, कंप्लायंस नहीं होता, तो ज़्यादा पावर्स दी जाएं इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को। अब दूसरी स्ट्रेटेजी, आमतौर पे देखो खाने का जो पैकेट होता है ना, खाने के पैकेट के पीछे न्यूट्रिशन वाली टेबल होती है कि इतने % कैल्शियम है, इतने % सोडियम है। अब देखो आमतौर पे बच्चे हैं ना वो देखते नहीं हैं पैकेट के पीछे क्या टेबल है, खाने से पहले खाऊं ना खाऊं। लेकिन पैकेट के ऊपर यानी फ्रंट में अगर फूड आइटम के बारे में ऐसा लिखा होगा कि ये जो फूड है वो सोल्ट में हाई है, तो हो सकता है कि कम से कम थोड़ा इंपैक्ट तो पड़ेगा। मतलब फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग पे काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखो ऐसा भी कर सकते हो कि इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग दी गई हो खाने के आइटम पर, मतलब फूड आइटम में जितने भी न्यूट्रिशन, विटामिन या मिनरल्स है ना उसके आधार पे रेटिंग दी हो कि न्यूट्रिशन में ये जो फूड आइटम है वो 3.5 रेटिंग का है तो देखो अच्छा ये। बट दिक्कत ये है कि ये कंपनीज ना क्या करेंगी, जानबूझ के कुछ हेल्दी आइटम को ऐड कर देंगी, शुगर, सोल्ट वो सब वैसे का वैसा रहेगा, जानबूझ के एक थोड़ा सा हेल्दी आइटम ऐड कर दिया ताकि रेटिंग्स इंक्रीज की जा सके, इंप्रूव की जा सके। ऐसे मामले फिर ज़्यादा सामने आने लगेंगे। और पहले ये बात बोली गई थी कि रेटिंग देना जरूरी है फूड आइटम्स को। 2022 में जो रेगुलेशंस आए थे ना, जो ड्राफ्ट आया था अभी, तो उसमें ये बात बोली गई थी कि रेटिंग दी जाए, लेकिन शुरुआत में 4 सालों के लिए तो ये रेटिंग वॉल्यूंटरी रहेंगी, मैंडेटरी नहीं रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो सरकार को ना हेल्दी फूड को सब्सिडाइज करने की आवश्यकता है। अब ये 5 रुपए में चिप्स मिल जाता है, 2 रुपए में बिस्कुट का पैकेट मिल जाता है, तो ऐसे खानों से अगर कंपटीशन करना है तो मिलेट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह वो तो देखो कंपटीशन कर नहीं सकते। तो हेल्दी फूड जो है उनको ना ज़्यादा सब्सिडी सरकार को देने की आवश्यकता है ताकि वो कंपटीशन में आ सकें। जैसे सीड्स वगैरह हैं, ये भी हेल्दी फूड में आते हैं। चौथी स्ट्रेटेजी, बिहेवियर चेंज करने के लिए कैंपेन लॉन्च करने की आवश्यकता है। लोगों को पता ही नहीं है कि जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं कितना ज़्यादा हानिकारक है, तो मल्टीमीडिया मैसेजिंग होनी चाहिए, यूट्यूबर्स का सहयोग लिया जाए। यूट्यूबर्स किन किन चीज़ों की ऐड करते हैं? बैटिंग वाले एप्लीकेशंस की ऐड करते हैं, एस्ट्रोलॉजर, आजकल तो एक बहुत ऐड चल रही है एस्ट्रोलॉजर, पता नहीं क्या है वो, तो अच्छी चीज़ों की ऐड कर दो भाई थोड़ा थोड़ा। ऐसे कैंपेन भी चलने चाहिए जैसे वोकल फॉर लोकल, जिसमें लोकल और सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इनको तवज्जो दी जाए। डिस्कशंस होनी चाहिए बैलेंस डाइट्स के ऊपर में ताकि अवेयरनेस ज़्यादा आए। कुल मिला के देखो राइटर लास्ट में बोलते हैं कि अभी देखो अर्जेंसी है, देश की जनता को ना हेल्दियर डाइट की तरफ मूव करने की आवश्यकता है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जन आंदोलन बनेगा,
जन भागीदारी इसमें होगी, लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। और जहां पॉलिसी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, नई सरकार इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इलेक्शंस के दौरान एक्सेसिव रिस्ट्रिक्शंस से संबंधित है। आप देखो सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सबसे पहले हम सीआरपीसी सेक्शन 144 के बारे में जानते हैं। यह आपने सुना ही होगा। जब देखो कोई अधिकारी, फॉर एग्जांपल डीएम, एसडीएम या फिर स्पेशली पावर्ड कोई मजिस्ट्रेट है, वो देखो जब किसी एरिया में सेक्शन 144 लगा देते हैं ना, वहां पे फिर एक जगह पे एक साथ 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। आमतौर पे देखो मजिस्ट्रेट ना ये ऑर्डर तब जारी करते हैं, यानी सेक्शन 144 तब लगाते हैं तब जब उन्हें लगता है कि खतरा है, मतलब कोई रिस्क है, पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, कोई उत्पात मचा सकता है, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन 144 लगाई जाती हैं। अब देखो इलेक्शंस के दौरान ना फेमस सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं जैसे अरुणा रॉय और निखिल डे। ये ना वोटर्स को अवेयर करने के लिए कोई कैंपेन चलाना चाहते थे, लेकिन लोकल पुलिस ने इन्हें रोक दिया और बोला कि सेक्शन 144 लगी हुई है, आप वोटर्स को इकट्ठा करके अगर आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे आप नहीं चला सकते क्योंकि सेक्शन 144 लगी हुई है। तो इन्होंने ना एप्लीकेशन फाइल की, मजिस्ट्रेट ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो ये कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज रैली वगैरह के लिए कोई परमिशन लेती है ना, उन पे तो ये मजिस्ट्रेट वगैरह तुरंत की तुरंत रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ परमिशन मांगते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता पुलिस का या फिर मजिस्ट्रेट का, वो एप्लीकेशन वैसे की वैसे पेंडिंग रहती है। तो बड़ा क्वेश्चन ये रेज किया है अपने पिटीशन के माध्यम से अरुणा रॉय और निखिल डे ने कि इलेक्शंस के दौरान क्या ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है? हां भाई, कोई गैदरिंग हो ही नहीं सकती, मतलब किसी भी कारणवश से 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा हो ही नहीं सकते। ये ब्लैंकेट बैन क्यों? क्या इस प्रकार के जो ब्लैंकेट बैन, मतलब पूरी तरह से बैन लगाया जाता है कि पूरे एरिया में 4-5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा कोई हो ही नहीं सकता, सेक्शन 44 लगाई जाती है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है? इसके अलावा कई बार ये मजिस्ट्रेट बोल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमें पावर दी है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीजों का समर्थन करता है कि आप इलेक्शंस के दौरान ब्लैंकेट बैन लगा लीजिए, पूरे एरिया में सेक्शन 144 आप लगा दीजिए, नॉर्मल जनजीवन प्रभावित होता है तो हो? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को समर्थन करता है? देखो सेक्शन 144 इन्वोक करने के मामले में ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। जैसे ना एक केस का नाम है, आर्टिकल में नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए आप, मैंने सुबह रिसर्च में मुझे मिला, मधु लिमाय वर्सेस एसडीएम। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि जो सेक्शन 144 की जो पावर्स है ना, ऑर्डिनरी पावर नहीं है, ये एक जुडिशियल मैनर में यूज होती है, सोच समझ के यूज होती है। और मजिस्ट्रेट अगर सेक्शन 144 का यूज करता है ना, तो उसकी जुडिशियल स्क्रूटिनी हो सकती है कि उन्होंने सही ढंग से इस पावर का इस्तेमाल किया या नहीं किया। फिर 2012 में जब रामलीला मैदान में प्रोटेस्ट चल रहा था ना, तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। उस केस का नाम था रामलीला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 144 के जो ऑर्डर्स हैं ना, वो रिटन में होने चाहिए और मटेरियल फैक्ट्स पे आधारित होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ खतरे की शंका जाहिर करके और सेक्शन 144 लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो इससे ना सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो सिर्फ खतरे की आशंका जता के सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना, देखो ये सही नहीं है। अभी तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को आदेश दिया फिलहाल के लिए कि 3 दिन के अंदर अंदर अरुणा रॉय और निखिल डे की जो एप्लीकेशन है कि वो कैंपेन चलाना चाहते हैं वोटर्स को अवेयर करने के लिए, उस एप्लीकेशन पे आप 3 दिनों के अंदर अंदर फैसला लीजिए। लेकिन एक बड़ा जो इशू इमर्ज होकर आता है ना इस आर्टिकल में, वो है कि इलेक्शंस के दौरान
एक तरफ देखो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है, दूसरी तरफ देखो सिटीजन्स के राइट्स भी हैं। तो पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सिटीजन के राइट्स, दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना है। लेकिन होता यह है, इलेक्शंस के दौरान पावर मिलती है, जैसे कई बार एसडीएम को, स्पेशली पावर्ड मजिस्ट्रेट को, वो तो देखो ब्लैंकेट बैन लगा देते हैं, और सिटीजन्स के राइट्स जाएं भाड़ में, बस फिलहाल हम पूरा ही बैन लगा देते हैं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, रिस्क फ्री खेलते हैं कुल मिला के वो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी टॉक्स से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 में ये जो टॉपिक है ना, कंजर्वेशन और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है देखो, इसी हफ्ते के लास्ट में ना कनाडा के ओटावा शहर में विभिन्न देशों के लीडर्स मिलेंगे आपस में और कोशिश करेंगे कि ना प्लास्टिक पोल्यूशन को कर्ब करने के लिए ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार किया जा सके। प्लास्टिक की प्रॉब्लम देखो पूरी दुनिया में बढ़ गई है, एक सिंगल देश की प्रॉब्लम नहीं है। हाई सीज में भी इतने ज़्यादा प्लास्टिक देखने को मिलता है कि कुछ ही सालों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मछलियों से ज़्यादा तो प्लास्टिक देखने को मिलेगा। इसलिए विभिन्न देश कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक की प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए कोई ट्रीटी साइन की जाए, लेकिन ट्रीटी कैसी होनी चाहिए उस पर बातचीत चल रही है, और इसी को लेके ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए उसी को लेके कनाडा के ओटावा शहर में ग्लोबल लीडर्स मिलेंगे। अगर देखो ये ट्रीटी साइन हो जाती है ना इस साल के अंत से पहले, तो 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के बाद ये सबसे बड़ी ट्रीटी होगी। बट ना बहुत मुश्किल टास्क ये है कि विभिन्न लीडर्स ना सहमति जताएं कि ट्रीटी कैसी होनी चाहिए। अभी ना बहुत सारे इश्यूज पे विवाद है, जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कह रही हैं कि एक ग्लोबल फंड होना चाहिए, उसकी सहायता से, ग्लोबल फंड की सहायता से डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज की मदद की जा सके प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को टैकल करने में। क्योंकि देखो ऑलरेडी जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको भी तो एड्रेस करना जरूरी है ना। वो बातें सही हैं कि फर्दर प्लास्टिक कम प्रोड्यूस हो, वो सारी चीजें सही हैं, लेकिन ऑलरेडी जो प्लास्टिक इन्वायरमेंट में है उसको एड्रेस करना जरूरी है, और इसके लिए डेवलपिंग कंट्रीज और पुअर कंट्रीज की मदद करने के लिए ग्लोबल फंड स्टैब्लिश किया जाए और उस ग्लोबल फंड में कंट्रीब्यूट करें डेवलप कंट्रीज। लेकिन डेवलप कंट्रीज इस चीज को लेकर राजी नहीं है, ये पहली समस्या है। अब देखो दूसरी समस्या ये है, प्लास्टिक के लाइफ साइकिल को लेकर भी डिबेट है। अब कुछ देश तो ऐसे हैं जैसे यूरोपियन यूनियन, अफ्रीका के देश, ये चाहते हैं कि प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर ही लिमिट लगाई जाए। लेकिन देखो कुछ देश ऐसे हैं जैसे चाइना, सऊदी अरेबिया, ये देश कहते हैं कि भैया प्रोडक्शन पर लिमिट आप अभी मत लगाओ, आप ना इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, जैसे रिसाइकलिंग है, रीयूज है, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि प्लास्टिक के प्रोडक्शन पे अगर लिमिट लगा दी तो इससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, जॉब्स पे असर पड़ेगा, समझे। अब देखो प्लास्टिक ना वर्ल्ड में जितना एमिशंस होता है ना ग्रीन हाउस गैसेस का, 5% तो प्लास्टिक से होता है, क्योंकि पेट्रोलियम से जब हम प्लास्टिक बनाते हैं ना तो बहुत सारा एमिशन होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, 1 लीटर की मान लीजिए प्लास्टिक की बोतल है, इसको बनाना है तो 1/4 यानी 25% ऑयल का इस्तेमाल होगा, और एनर्जी भी चाहिए। पेट्रोलियम से प्लास्टिक बनता है लेकिन फिर भी एनर्जी तो चाहिए ना, वो हासिल होती है फॉसिल फ्यूल या फिर कोल से, उसको जलाते हैं तो भी एमिशन होता है। तो प्लास्टिक से बहुत एमिशन होता है। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा तो 2050 आते आते 25% कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस का प्लास्टिक से आएगा, और प्लास्टिक पोल्यूशन ना 3 गुना हो जाएगा 2060 आते आते, अगर प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए कोई ट्रीटी साइन नहीं होती है तो। इस ट्रीटी में ना 3500 अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे लोबिस्ट, बिजनेस लीडर्स, लॉ मेकर्स, साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इश्यूज हैं, इससे पहले 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी को साइन करने के लिए, मतलब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इस ट्रीटी का, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है। पेजेस की संख्या 30 से बढ़ के 70 हो गई है। फाइनल नेगोशिएशन तो देखो दिसंबर में ना बुसान साउथ कोरिया में होंगी, लेकिन उससे पहले अभी ड्राफ्ट तैयार होगा तभी तो बात बनेगी ना दिसंबर में।
एक विवाद देखो और भी है, जो हाई एम्बिशन कोलिशन है ना, जिसमें जापान, यूरोपियन यूनियन ये सब देश आते हैं, ये कहते हैं कि ना सभी मेंबर कंट्रीज के लिए ना स्पेसिफिक टारगेट होने चाहिए कि आपको ना इतना पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन कम करना है। जबकि दूसरी तरफ यूएसए जैसे देश कहते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की तरह ना टारगेट्स वॉलंटरी होनी चाहिए, सबके लिए कॉमन टारगेट्स नहीं होने चाहिए। तो इस चीज को लेकर भी विवाद है। नेक्स्ट विवाद ये है, इंडिया जैसे देशों ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को तो आप फेस आउट ही कर दो पूरी तरह से। भारत सरकार ने ऐसा किया भी है, लेकिन देखो यूएसए जैसे देश कहते हैं पूरी तरह से फेस आउट मत करो, ग्रेजुअली करो, और क्योंकि इसके अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इंडिया ने कुछ केमिकल एडिटिव्स जिससे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं उनको भी बैन करने की बात कही है, लेकिन कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, चाइना जैसे देश विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पे हमने काफ़ी फोकस किया है। इवन यूएसए जैसे देशों का ये भी कहना है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक को आप फेस आउट कर रहे हो ना, तो कंज्यूमर्स के लिए फिर दाम बढ़ जाएंगे चीज़ों के। इस पूरी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी में ना ये पेप्सिको, वालमार्ट, यूनिलीवर, ये जो कंपनीज है ना वो भी स्टेक होल्डर हैं। इन्होंने मिलकर कोलिशन बनाया है, 200 कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज ने बिजनेस कोलिशन फॉर ए प्लास्टिक ट्रीटी। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये देखो प्लास्टिक पैकेजिंग पे डिपेंड करती हैं अपने प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए, लेकिन ये ट्रीटी को सपोर्ट करती हैं। ऐसी ट्रीटी होनी चाहिए इन कंपनीज के अनुसार जिसमें प्रोडक्शन पे कैप हो, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो, फेस आउट हो धीरे धीरे प्लास्टिक का, रीयूज की पॉलिसीज होनी चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे लेज बनाने वाली कंपनी है, लेज बिक जाता है, बाद में कंज्यूमर उस पैकेट को फेंक देता है, तो उस फेंके हुए पैकेट को मैनेज करने की जिम्मेदारी लेज की होनी चाहिए। वो सब चीज़ें आती हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान दिया जाए। ये सब पॉइंट्स कहना है 200 कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज का, जैसे पेप्सिको, यूनिलीवर, ये सब। तो ये देखो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जिसमें बहुत सारे विवाद हैं। तो देखते हैं कि इस हफ्ते के लास्ट में कोई ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो ज्योतिराव फूले से संबंधित है। भारत में देखो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए, महान सोशल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने समाज को प्रोग्रेसिव बनाया, जो समाज में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए। उनमें से एक हैं ज्योतिराव फूले। ज्योतिराव फूले ने ना देखो कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था ना उसको खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। प्रीलिम से इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जैसे उनका जन्म कब हुआ, 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और वो माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जो कि उस समय एक लोअर कास्ट मानी जाती थी। बट देखो उन्होंने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया और बहुत बढ़िया काम किया। एजुकेशन के क्षेत्र में सोशल रिफॉर्म्स वो लेके आए। फूले जी ने ना 1873 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, सत्यशोधक समाज, जिसके बारे में अक्सर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। सत्यशोधक समाज का मतलब है ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन ना कास्ट इक्वलिटी को प्रमोट करता था, और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं ना, डाउन ट्रोडन, उनके लिए सोशल जस्टिस को इंश्योर करने की कोशिश करती थी ये ऑर्गेनाइजेशन सत्यशोधक समाज। इसके बाद राइटर बोलते हैं ज्योतिराव फूले ने ना ब्राह्मणिक रिलीजन, स्क्रिप्चर्स और थ्योरीज की ना कड़ी आलोचना की। उनका यह मानना था कि ना लोगों को ना मजबूर किया जा रहा है कुछ कस्टम्स को मानने के लिए, और वो फंस जाते हैं उन कस्टम्स में। इसके अलावा ज्योतिराव फूले की राइटिंग्स, जैसे देखो गुलामगिरी मतलब स्लेवरी, और सेठ कार्य का असूद, कल्टीवेटर्स से संबंधित ये उनके टेक्स्ट थे। ये देखो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। गुलामगिरी और सेठ कार्य का असूद ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, और हिंदू सोसाइटी में एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट की शुरुआत इन राइटिंग्स से हुई, आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फूले जी ने ना वुमेन के अपलिफ्टमेंट पर काफ़ी फोकस किया। उन्होंने एजुकेशन को सोशल एविल्स से निपटने का एक बहुत ही पावरफुल टूल बताया। मतलब आप
सामाजिक बुराइयों से निपट सकते हो एजुकेशन के माध्यम से। 1848 में फूले जी ने अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर इंडिया का उस समय पहला गर्ल्स स्कूल खोला और 1852 तक उन्होंने पुणे में 3 गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश कर लिए थे। ज्योतिराव फूले देखो चाइल्ड मैरिज को बहुत अपोज करते थे और विडो रीमैरिज का उन्होंने समर्थन किया। 1863 में उन्होंने प्रेग्नेंट होने वाली हेल्पलेस विडोज के लिए एक ऑर्फनेज खोला था। इसके अलावा देखो कास्ट में इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए उस समय उन्होंने जो प्रयास किए ना, वो प्रयास काफी रेवोल्यूशनरी थे समय के हिसाब से। और इवन एजुकेशन को लेके भी फूले जी के जो व्यूज थे ना, अपने टाइम से बहुत आगे थे। उन्होंने उस समय कंपल्सरी और फ्री प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया। आजाद भारत में देखो कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 के एज ग्रुप में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रोविजन 2009 में आया, लेकिन ज्योतिराव फूले ने इसकी वकालत उस समय कर दी थी और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस भी किया कि 12 साल की एज ग्रुप तक आप एजुकेशन मैंडेटरी बना दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, लैंग्वेज के मामले में बात करते हैं। फूले जी ने ना स्कूल में अपना एक लैंग्वेज फॉर्मूला प्रपोज किया। उन्होंने बोला कि हर एक को ना 3 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए, एक हिंदी, एक इंग्लिश और तीसरा मदर टंग। बाद में देखो इंडिया ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी में इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को अपनाया। फूले जी ने वोकेशनल एजुकेशन पे भी काफी ज्यादा फोकस किया। जैसे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है ना, ज्योतिराव फूले के जो विचार हैं कितने रेलेवेंट हैं। देखो बेशक 19वीं शताब्दी में थे ज्योतिराव फूले, लेकिन उनके जो विचार हैं वो 21वीं शताब्दी में भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे देखो महिलाओं के लिए एजुकेशन की उन्होंने वकालत की थी। आज भी हायर एजुकेशन में गर्ल्स का जो इनरोलमेंट है कम है बॉयज़ के मुकाबले में। लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन गर्ल्स का कम है। पॉलिटिक्स में देख लीजिए आप, सरकार ने बेशक रिजर्वेशन वाला बिल पास करवा दिया है जो बाद में इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अभी तो पॉलिटिक्स में बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। मतलब जो जो ज्योतिराव फूले के विचार थे ना, जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस किए, प्रेजेंट समय में उनका एनालिसिस आप कर सकते हो। फिलहाल क्या क्या स्टेटस है और कहाँ पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। क्वेश्चंस देख लीजिए आप लास्ट में। क्वेश्चंस में देखो 2 क्वेश्चंस आपको आज डिस्कस करने हैं। एक तो ज्योतिबा फूले की वैल्यूज और उनकी रिलेवेंस आज के समय में, और दूसरा क्वेश्चन न्यूट्रिशन शिफ्ट इंडिया फेस कर रहा है और कैसे ये आप इसे रिलेट कर सकते हैं कंजम्पशन ऑफ जंक फूड से। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।